स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज हम जब ग्लोबल अफेयर्स पर एक नज़र घुमाते हैं तो हमें हर तरफ डेट ट्रैप्स, एक्सपेंशनिज्म, ट्रेड वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉवर्टी, पैंडेमिक्स और ऐसी हजार तरह की क्राइसिस देखने को मिलती हैं। इन सब को देखकर यही सवाल उठता है कि आखिर वो सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं जिनका जन्म इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करके दुनिया में शांति कायम करने के लिए हुआ था। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने WHO को, रशिया यूक्रेन वॉर ने UNSC को और आज दुनिया भर में हो रहे ह्यूमन राइट अब्यूजेस ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की वीकनेसेस को दुनिया के सामने बहुत अच्छे से उजागर किया है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंक्लूड की। ये मीट इंडिया के साथ साथ WTO के लिए भी बेहद सिग्निफिकेंट थी। 9 साल के लंबे चैलेंजिंग पीरियड के बाद इस 164 नेशन बॉडी ने फाइनली एक ट्रेड एग्रीमेंट को सील किया। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सभी मेंबर्स के डिफरेंसेस को देखते हुए किसी को भी इसकी होप नहीं थी, लेकिन 5 दिनों की इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद इन सभी ने ट्रेड डील्स का एक सिग्निफिकेंट पैकेज साइन किया, जिसमें मुख्य रूप से फूड सिक्योरिटी, फिशरीज सब्सिडीज और पैंडेमिक जैसे इश्यूज शामिल थे। WTO की डायरेक्टर जनरल के मुताबिक वर्ल्ड वाइड फूड, एनर्जी और हेल्थ क्राइसिस के बीच WTO ने एकजुट होकर इन डील्स को साइन किया। ये WTO के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। लेकिन क्या यह मीट सच में WTO की सक्सेस को दर्शाता है? आइए देखते हैं। अगर हम गौर करें तो फिशरीज का मुद्दा इंडिया के लिए इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी जीत के रूप में सामने आया है। असल में WTO के एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज यानी AFS का मकसद दुनिया भर के फिशरमैन को दी जाने वाली फिशरीज सब्सिडीज को जल्द से जल्द खत्म करना था, जिससे इलीगल ओवरफिशिंग और उससे होने वाले डिप्लीशन और मैरीन पॉल्यूशन को रोका जा सके। लेकिन इंडिया का कहना था कि जब बात पॉल्यूशन की आती है तो क्या USA और यूरोप जैसे बड़े बड़े पॉल्यूटर्स को लीड नहीं लेनी चाहिए, जो काफी लंबे समय से सीज को पॉल्यूट कर रहे हैं। रिच कंट्रीज लंबे समय से अपनी लार्ज फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हैवी सब्सिडीज देती आई हैं और इसीलिए ओवरफिशिंग का सबसे ज्यादा श्रेय इन्हीं को जाता है और इसीलिए सॉल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा इन्हीं की होनी चाहिए। इंडिया का फिशिंग सेक्टर वेस्ट के ह्यूज कमर्शियल सेक्टर से बहुत अलग है। इंडिया में ये सेक्टर लगभग 4 मिलियन स्मॉल मैरीन फार्मर्स की रोजी रोटी का काम करता है। इनके पास वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बड़े बड़े ट्रॉलर्स या फिशिंग इक्विपमेंट्स नहीं होते और इंडिया इन फिशरमैन को सब्सिडी देने की बात कर रहा है। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में इंडिया का ये अमाउंट भी बहुत कम है। चाइना अपने फिशिंग सेक्टर को $7.3 बिलियन की सब्सिडी प्रोवाइड करता है, यूरोपियन यूनियन $3.8 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स $3.4 बिलियन और जबकि इंडिया कुल $277 मिलियन की सब्सिडीज प्रोवाइड कराता है। इसीलिए इंडिया WTO की डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंड को रेजिस्ट करता रहा। इसको लेकर वेस्टर्न डिप्लोमेट्स इंडिया को ऑब्स्ट्रक्टिव और न जाने क्या क्या कहते रहे, लेकिन आखिरकार इंडिया के फर्म कमिटमेंट से इसमें इंडिया की जीत हुई। तो दोस्तों फिलहाल तो ये कॉन्फ्रेंस एक पॉजिटिव नोट पर एंड हुई है, लेकिन ये सभी डेवलपमेंट्स हमें WTO के डिस्क्रिमिनेटरी नेचर पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डॉक्टर S जयशंकर जी ने एक बात कही थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझना होगा कि उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। आज यही बात हम WTO की फंक्शनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट के द्वारा दी गई ओवरफिशिंग इंडियन फिशरमैन की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई इंडिया क्यों करे? WTO आखिर इतने लंबे समय से इस डिस्क्रिमिनेशन को क्यों सपोर्ट करता आ रहा है? चाइना दुनिया भर में इलीगल ट्रेड वॉर्स लड़ता रहता है, लेकिन WTO उसको कुछ नहीं कहता। बिग फार्मा कंपनीज पैंडेमिक के दौरान बाकी कंट्रीज के साथ वैक्सीन फार्मूला शेयर करने को मना कर देती हैं, पर WTO देखता रहता है। यूरोपियन कंट्रीज लगातार रशिया से ऑयल खरीद कर उनके वॉर को फंड करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑयल और गैस के नीड का सवाल है और वहीं इंडिया के अगेंस्ट उनका एक हिपोक्रिटिकल स्टैंड दिखता है। US प्रेसिडेंट सऊदी प्रिंस MBS को हर पॉसिबल तरह से क्रिटिसाइज करके आज उन्हीं को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। लेकिन जब इंडिया WTO में अपने 14 मिलियन फिशरमैन के लाइवलीहुड और अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, तब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सब WTO के डिस्क्रिमिनेशन और उसकी वीकनेसेस को दर्शाता है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि WTO भी बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ही तरह अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है कि WTO को सच में रिफॉर्म्स की जरूरत है?
आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के GS2 और GS3 सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम एंड में छोड़ के जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पर वो वीडियो के बाद में। फिलहाल के लिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो ये कि कुछ वक्त पहले ही स्टडी IQ ने अपना लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था फॉर यूपीएससी प्री प्लस मेंस, और उस बैच में आपका शानदार रिस्पांस रहा। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और उस बैच की सीट्स फुल हो चुकी हैं, और उसमें जैसा आपने रिस्पांस दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना बैच 2 में आप देर ना की जाए और बैच 2 को भी लॉन्च कर दिया जाए। और इसीलिए 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से यूपीएससी फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस की मॉर्निंग बैच की स्टार्टिंग हो रही है। फीचर्स प्रीटी मच सेम है। 900 घंटे से ऊपर का लाइव कोर्स है। प्री के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। करंट की पुरजोर तैयारी के लिए हमारा कैप प्रोग्राम है, विच इज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। साथ ही साथ इस बैच की सबसे शानदार हाईलाइट है 1-to-1 मेंटरशिप। तो दोस्तों, अगर आपको आज से पहले कभी भी लगता था कि यूपीएससी की तैयारी अफोर्डेबल प्राइसेस में संभव है ही नहीं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो शायद अब आपकी सोच में बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। स्टडी IQ इस देश के सबसे अफोर्डेबल बैच, सबसे अफोर्डेबल कोर्स के साथ आ चुका है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज योर एफर्ट एंड इज योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो स्टडी IQ आपके साथ है। इस बैच से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हो तो आप 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इस बैच को सब्सक्राइब कर पाओगे। तो दोस्तों, आप भी इस देश के सभी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 27 ईयर्स पहले जब WTO का जन्म हुआ था, तब हम में से बहुत कम लोगों के पास ईमेल एड्रेस, एक्सेसिबल इंटरनेट या स्मार्टफोन्स हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में शायद ही किसी के पास ये सुविधाएं ना हो। WTO के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब WTO के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर आज WTO नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड में डिविजन्स और केओस छाया हुआ होता, जहां कुछ स्ट्रॉन्ग नेशंस वीक नेशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे होते। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे पास ग्लोबल ट्रेड की देखरेख के लिए WTO के अलावा और कोई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेंबर स्टेट्स एक दूसरे के म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कोऑपरेट करते हैं, अपने ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने डेवलपमेंट एजेंडास को पुश करते हैं। WTO के प्रीडिसेसर GATT, विच मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके पास कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या बाइंडिंग पावर नहीं थी, और उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी टेम्परेरी नेचर के थे। GATT की कमियों को पूरा करने के लिए 1995 में माराकेश एग्रीमेंट के थ्रू WTO का जन्म हुआ। हालांकि WTO ने लार्जली GATT की लेगेसी को ही इनहेरिट किया, लेकिन WTO की डायमेंशंस ट्रेड के नए एरियाज जैसे कि इंटरनेशनल बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, हाईटेक इन्वेंशंस तक एक्सपैंड किए गए। इसके अलावा WTO ने ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और ओपननेस के प्रिंसिपल्स को तवज्जो देने की कोशिश करी। WTO ने लार्जली GATT की लेगेसी को ही इनहेरिट किया, लेकिन WTO की डायमेंशंस ट्रेड के नए एरियाज जैसे कि इंटरनेशनल बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, हाईटेक इन्वेंशंस तक एक्सपैंड किए गए। इसके अलावा WTO ने ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और ओपननेस के प्रिंसिपल्स को तवज्जो देने की कोशिश करी। WTO के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स GATT की ज्यादातर खामियों को पूरा करने में काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन 1995 से लेकर आज तक ग्लोबल ट्रेड रेजिम ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, और ये ऐसे कई इश्यूज और चैलेंजेस को जन्म दे रही है जिनको एड्रेस करने में WTO कहीं ना कहीं असफल होता नजर आ रहा है। आगे हम इन्हीं में से कुछ सीरियस चैलेंजेस पे गौर करेंगे। दोस्तों, WTO में डिसीजन मेकिंग कंसेंसस बिल्डिंग और नेगोशिएशन के बेसिस पर होती है, यानी कि जब तक उसका हर एक मेंबर किसी एग्रीमेंट को साइन नहीं कर देता तब तक वो एग्रीमेंट पास नहीं होता है। सुनने में ये मैकेनिज्म काफी फेयर लगता है और यहां तक कि इसको WTO की कोर स्ट्रेंथ बताया जाता है, लेकिन रियलिटी में यही प्रिंसिपल WTO की सक्सेस में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनकर उभरा है। इसका कारण यह है कि WTO में मौजूद डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट काफी अलग अलग हैं। इसी वजह से WTO में ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का एक क्लियर कट डिवीजन देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादातर फोकस
ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दों पर रहता है। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एग्रीकल्चर, फूड और फिशरीज जैसे मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उनको फेवर करते हैं। इतने डाइवर्स एक्टर्स के डाइवर्स इंटरेस्ट कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस को बहुत मुश्किल बनाकर पूरे इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। इसीलिए WTO में कुछ भी अचीव कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है। ये इसी प्रिंसिपल का नतीजा है कि 27 ईयर्स के बाद में WTO केवल एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन करा पाया है। 2001 में शुरू हुआ दोहा डेवलपमेंट एजेंडा WTO के इस फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंसेंसस और नेगोशिएशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत होती है। जब लेट 1990s में गैट के उरुग्वे राउंड में WTO का निर्माण हुआ था, उस समय ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंजॉय करता था। लेकिन दोहा नेगोशिएशंस के दौरान डेवलपिंग वर्ल्ड की ओर से वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक्सपर्टीज देखने को नहीं मिली है। खैर, WTO का दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो डेवलपिंग नेशंस के अगेंस्ट है। WTO का पूरा फ्रेमवर्क उसके फाउंडर्स यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड को बेनिफिट करने के लिए सेटअप किया गया था और वो आज भी ऐसे ही चलता आ रहा है। इसको और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान डेवलप्ड कंट्रीज हाई इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैरिफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करते थे ताकि इनकी लोकल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट मिल सके। यूएस ने जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ और ज़्यादातर सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको एक दूसरे के खिलाफ करके खुद की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट किया। आज वो सभी हाईली डेवलप्ड हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्किल सेट भी है। लेकिन आज जब इंडिया जैसी इकोनॉमीज खुद को आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनाने के पाथ पर है तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। WTO के जरिए डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करके डेवलप्ड कंट्रीज से इंपोर्ट करें ताकि डेवलप्ड कंट्रीज उनकी लोकल मार्केट्स को आसानी से डोमिनेट कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। ऐसे में अगर वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करके बाहर से सस्ते गुड्स इंपोर्ट करेंगी तो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो बड़े लेवल पर जॉब क्रिएशन भी नहीं होगा और ये उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमीज को बुरी तरह हैम्पर करेगा। इसके अलावा इस डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा एग्जांपल WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल में देखने को मिलता है। इस प्रिंसिपल के तहत अगर इंडिया किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज अलाउ करता है तो उसको यूएस और ब्रिटेन जैसी डेवलप्ड कंट्रीज को भी वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा। यानी कि कोई भी कंट्रीज अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती या किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं कर सकती। इसकी वजह से लेस डेवलप्ड कंट्रीज को सफर करना पड़ता है। इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क का एक और एग्जांपल हमें WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कि AOA में देखने को मिलता है। ये एग्रीमेंट फार्म सब्सिडीज को गवर्न करता है। इसने सभी फार्म सब्सिडीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, जिसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, इनको एम्बर बॉक्स में रखा गया है। और दूसरी है नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, जो कंटिन्यू की जा सकती हैं, इनको ग्रीन और ब्लू बॉक्स में रखा गया। यहाँ कंसेंट की बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने फार्मर्स को जो सब्सिडीज देते हैं उनको ग्रीन बॉक्स में डाला गया है और इनको कंटिन्यू किया जा सकता है, जबकि जो सब्सिडीज इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस प्रोवाइड करते हैं वो एम्बर बॉक्स में आती हैं और इनको ख़त्म करने का लगातार प्रेशर बनाया जाता है। और ये मैकेनिज्म डेवलप्ड कंट्रीज को ही फेवर करता है जिनका फार्म सेक्टर ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड और एडवांस्ड है। लेकिन इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री में जहां अभी भी 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा WTO के थ्रू यूएस जैसे डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं कि इंडिया, चाइना, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ के डेवलपिंग नेशन के स्टेटस को ख़त्म करना चाहिए। उनके मुताबिक ये कंट्रीज़ 1995 से लेकर आज तक अपने स्टेटस को यूज़ करके WTO के काफ़ी बेनिफिट्स जनरेट कर चुके हैं। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज के बेनिफिट्स को कट ऑफ करने की ज़रूरत है।
खैर, इसके अलावा कई और सीरियस इश्यूज डब्ल्यूटीओ को हॉन्ट करते हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ के रूल्स के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स को कैप्चर करने का बढ़ता कंपटीशन लेबर सेक्टर को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। डेटा के मुताबिक जहां चाइना ने डब्ल्यूटीओ में कदम रखा है, इसका सीधा असर यूएस और बाकी देशों की लेबर फोर्स पर पड़ रहा है। असल में चाइना के साथ ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट कम करके अपनी लेबर कॉस्ट कट करती हैं। उसी तरह चाइना ने भी अपने एक्सपोर्ट बिल्स रिड्यूस करने के लिए अपने वर्कर्स के बेसिक मिनिमम अर्निंग्स के राइट्स एक्सप्लॉइट किए हैं। इसके अलावा ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लोगोज आदि के रूल्स को गवर्न करता है। ट्रिप्स का नेचर भी डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि आज ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा ओन की जाती हैं। ये चीज़ फार्मास्यूटिकल जैसे सेंसिटिव एरियाज में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ट्रिप्स का फ्रेमवर्क डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वैक्सीन और मेडिसिन का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट ईयर पैंडेमिक के दौरान हमें देखने को मिला, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कोविड ड्रग्स और वैक्सीन के लिए ट्रिप्स के वेवियर की मांग की, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने उसको अपोज किया। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी वीकनेस उसके डिस्प्यूट सेटलमेंट स्ट्रक्चर यानी डीएसएस में देखी गई। डीएसएस को डब्ल्यूटीओ की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको यूएस के द्वारा भर भर के क्रिटिसाइज किया गया है। यूएस का कहना है कि डीएसएस के करंट रूल्स चाइना की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उसकी अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, उसकी एग्रीकल्चरल एंड एयरक्राफ्ट सब्सिडीज से डील नहीं कर पा रहे हैं। डीएसएस से नाराज होकर यूएस ने इस बॉडी की फंक्शनिंग को ही पैरालाइज कर दिया। असल में डीएसएस में जजेस का अपॉइंटमेंट भी कंसेंसस के बेसिस पर होता है, तो अगर कोई भी मेंबर कंसेंसस को ब्लॉक कर देता है तो वो अपॉइंटमेंट वहीं फेल हो जाता है। यूएस ने हाल ही में ऐसा कई बार किया। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में डीएसएस की टोटल 7 जजेस की सीट पर केवल एक जज मौजूद था। जब तक बोर्ड में एटलीस्ट 3 जजेस ना हो तब तक ये बॉडी काम नहीं करती। इसी वजह से डीएसएस काफी लंबे समय तक डिसफंक्शनल रहा। इससे उसके पेंडिंग केसेस का बैकलॉग भी बहुत बढ़ गया। इस क्राइसिस की वजह से कई ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स की गिल्टी पार्टीज को पनिशमेंट से बचने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ ईयू जैसे ब्लॉक्स डीएसएस की इनएफिशिएंसी को देखते हुए अपना खुद का आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म सेट कर लिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर यूएस और चाइना ने डब्ल्यूटीओ के रूल्स को अनदेखा करते हुए एक दूसरे पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज इंपोज की हैं। इस ट्रेड वॉर को डब्ल्यूटीओ का डेथ मूवमेंट बताया गया। इसी के साथ पिछले कुछ सालों से यूएस डब्ल्यूटीओ के सभी रूल्स को बाईपास करते हुए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है। ऐसा ही कुछ हमें पैंडेमिक के टाइम पर देखने को मिला, जब इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। दुनिया भर के देशों ने डब्ल्यूटीओ के किसी भी रूल पर ध्यान न देते हुए अपनी अपनी इकोनॉमीज को क्लोज करने की कोशिश की, जिससे डब्ल्यूटीओ की इमेज पर एक सीरियस स्ट्रेन पड़ा। इसके अलावा आज हमें वर्ल्ड वाइड बायलैटरल और रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड डील्स, एक्सचेंज मैकेनिज्म और मेगा रीजनल एग्रीमेंट्स का बूम देखने को मिल रहा है। आज 60% से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन रीजनल पैक्ट्स के तहत होता है। आज दुनिया की हर मेजर कंट्री किसी न किसी एक रीजनल ट्रेड मैकेनिज्म का हिस्सा जरूर है। इससे ये पता चलता है कि आज इमर्जिंग इकोनॉमीज अलग अलग तरीके से बायलैटरल मैकेनिज्म्स के थ्रू डब्ल्यूटीओ के मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को बाईपास करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन रीजनल एग्रीमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये डब्ल्यूटीओ को रिप्लेस कर पाएंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भले ही डब्ल्यूटीओ के खुद के मैकेनिज्म भी इन बायलैटरल और रीजनल ट्रेड रेजिम्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ के कुछ मेजर चैलेंजेस उसके बहुत से एजेंडास को ब्लॉक कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर एक्सपर्ट्स 2 गुटों में बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन अभी भी उसके ऊपर से गैट का कॉलोनियल हैंगओवर नहीं उतरा है, क्योंकि उसके सभी रूल्स एंड मैकेनिज्म आज भी गैट के जन्मदाता यानी वर्ल्ड वॉर 2 की विक्टोरियस अलाइज को ही सपोर्ट करते हैं और डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइसेस को हमेशा दबाते आए हैं। जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि आज डब्ल्यूटीओ से उसका मेन गार्जियन यानी यूएस ही नाराज चल रहा है और इसीलिए डब्ल्यूटीओ का सपोर्ट सिस्टम चरमरा रहा है। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए ये तो तय है कि डब्ल्यूटीओ आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि डब्ल्यूटीओ को शट डाउन कर देना चाहिए, लेकिन अगर डब्ल्यूटीओ अपने एजेंडाज और क्रेडिबिलिटी को सच में बनाए रखना चाहता है तो उसको 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है।
और डेवलप्ड नेशंस के साथ साथ डेवलपिंग वर्ल्ड की इकोनॉमीज को भी अलग तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था एक डिस्कशन जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि WTO के मेजर फेलियर्स क्या रहे हैं और किस किस क्षेत्र में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया कि ये वीडियो UPSC मेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ इंडिया बिकेम द फ्लैग bearer ऑफ थर्ड वर्ल्ड्स वॉइस इन WTO's 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।